नमस्कार। आज हमारे साथ है डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा और मैं इनको स्पेशली बहुत बिजी शेड्यूल से मैंने इनको बुलाया है। अमजद मिर्जा कौन है? मैं बता देता हूँ। ये पाकिस्तान के मीरपुर यानी कि पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर के मीरपुर से हैं और पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर के इकलौते लीडर हैं जो कि वहां पे इतने पॉपुलर हैं। यूथ इनके साथ खड़ा है, प्रोटेस्ट हो रहे हैं इनकी फोटो लेके, प्रोटेस्ट हो रहे हैं इनकी फोटो लेके। और ज्यादातर पाकिस्तानी साइड ऑफ जम्मू कश्मीर के लोग चाहते हैं कि वो इंडिया के साथ मिले। पाकिस्तान में तो आटा भी नहीं, कौन रहेगा उसके पास। सर बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। सर पहली चीज, एक छोटा सा क्वेश्चन लूंगा, हल्के में निकल के बांधेंगे। आटे के कुछ आलम बेटर हुए या अब भी वैसा ही है? नहीं नहीं, हाँ, आटा है ही नहीं। आटे की क्या हालत बेहतर होनी है। ये कह रहे हैं कि हम आटे की कीमत हमने कम कर दी है। तो भाई कम तो कर दिया आपने। आटा जब है ही नहीं तो आप भले ऐलान कर दें हम आटा मुफ्त दे रहे हैं, जब एक चीज है ही नहीं तो आप कैसे देंगे। और कल बहुत बड़ा मुजाहरा हुआ है नकियाल में, पुंछ में, लाइन ऑफ कंट्रोल से तकरीबन 30 किलोमीटर के फासले पे, हम्म, राजौरी पुंछ से। और हम्म, वहां पे उन्होंने बहुत तकरीरें की हैं जबरदस्त, और बारिश और सर्दी के बावजूद सैकड़ों लोग आए वहां। और उसमें कई हम्म, नौजवान ऐसे शामिल थे जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि बॉर्डर खोला जाए और आटा जो है हम खरीदेंगे जाके मंडी से और राजौरी से। लेकिन अब पाकिस्तान गवर्नमेंट उसके मुकाबले पे अपने सहूलतकार वजीर आजम के जरिए उल्टे सीधे बयानात दिलवा रही है। तो ये हालात बहुत खराब है इस वक्त जी। चलिए सर पॉइंट पे आते हैं। हीना रब्बानी खर डावोस में बैठी हैं और डावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में इन्होंने बोला कि इंडिया आतंकवाद फैलाता है, इंडिया टेरर फैलाता है। कह रही थी कि हमारे पास प्रूफ है कि लाहौर टेरर अटैक के पीछे कौन था, और उन्होंने एक दो चीजें और गिनवाई। ये ऐसा कंट्री जिसको सारी दुनिया टेरर के लिए अक्यूज करती है, अब इंडिया पे आरोप लगा रहा है, वो भी हीना रहमानी खर पर। तब खैर उनका बनती है, लेकिन उनके प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ तो बोल रहे थे कि इंडिया से हम दोस्ती करना चाहते हैं। ये मैडम बोल रही है कि इंडिया टेरर फैलाता है। लैंग्वेज दोनों की अलग दिख रही है, कैसे ऐसा क्यों? देखिए, इसमें दो तीन चीजें ना। एक तो ये है कि ये जो गवर्नमेंट है ये कॉलिशन गवर्नमेंट है, और इसमें जो हिना रब्बानी खर है ये पीपल्स पार्टी की हैं, और ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फॉरेन अफेयर्स है। पहले ये पीपल पार्टी दौर में फॉरेन मिनिस्टर भी रह चुकी हैं। तो ये एक तो अंदर से एक दूसरे को काट रहे हैं कि एक पॉजिटिव बयान देता है तो दूसरा उसके बयान के काउंटर बयान दे देता है। दूसरा ये है कि देखिए, हिना रब्बानी खर हो या कोई भी हो, मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट की जो नैरेटिव है उससे अगर आप जरा सा भी राइट लेफ्ट होंगे तो हम्म, उसका काउंटर किया जाएगा। और हिना रब्बानी खर ने जो कुछ कहा है मैंने सुना है, वो उनकी डायवोर्स में जो भी बातचीत उन्होंने की है, मतलब वो ऐसी बात है कि बंदा इधर से सुने और इधर से निकाल दे, कोई सर पैर नहीं है उस बात का। जो कुछ वो इंडिया के बारे में कह रही है, सिर्फ दो लफ्ज चेंज कर दे, उसमें से इंडिया की जगह पाकिस्तान और पाकिस्तान की जगह इंडिया कर दे, तो वो सारा नैरेटिव ठीक हो जाता है। मतलब 4 दफा तो पाकिस्तान ने भारत पे हमला किया। टेररिज्म की शुरुआत जो है वो पाकिस्तान ने की। वॉर क्राइम्स में तीन चीजें होती हैं: क्राइम अगेंस्ट पीस, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, और क्राइम अगेंस्ट जो है, और वॉर ऑफ एग्रेशन। तो वॉर ऑफ एग्रेशन पाकिस्तान ने की 1947 22 अक्टूबर को, पीस तोड़ा इलाके का। क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी ये है कि लाखों हिंदू और मुसलमानों का कत्लेआम पीओजे में और श्रीनगर तक ये तकरीबन पहुंच गए थे, इन्होंने किया। राजौरी, बारामूला, ये सारी जगहों पे, उड़ी वगैरह में। तो मतलब है कि पीस भी इन्होंने तोड़ा, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी भी इन्होंने किया, वॉर ऑफ एग्रेशन भी इन्होंने की। आप जाके गूगल कर लें, ये तीन चीजें वॉर क्राइम्स में के लिए आपको जो है वो क्लासिफाई करती हैं। तीनों चीजें पाकिस्तान ने की। मुझे बताएं हिंदुस्तान ने कौन सा वॉर क्राइम किया है, कौन सा क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी किया है, कौन सा रीजनल पीस तोड़ने के लिए कोई काम किया है, या कौन सी मुल्क पे वॉर ऑफ एग्रेशन की है। तो इन रबानी खान की बातें जो है बेमानी है, और लोग भी हंसते होंगे इनकी बातें सुन के, क्योंकि वहां पे जो लोग बैठे हैं वो इतिहास से जानकारी रखते हैं। वो कुछ स्टूपिड लोग नहीं है, प्राइमरी स्कूल के बच्चे नहीं है वो। तो इना रबानी खान की किस किस बात का जवाब दिया जाए, मुझे नहीं समझ आती। राइट सर। सर इन्होंने ये भी बोला कि इंडिया को इलेक्शन साइकिल के बियॉन्ड सोचना पड़ेगा। मतलब ये भी ये बोली कि इंडिया से जो फाइटर जेट्स आए थे वो इलेक्शन जीतने के लिए ही आए थे। तो
इन्होंने जो पुलवामा में अटैक किया था वो इलेक्शन के पहले क्यों हुआ था, कोई रीजन था उसका? कैन यू हियर मी सर? आपकी मुझे लग रहा है आपके नेटवर्क में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई है। या सर, कैन यू हियर मी सर? यस सर। सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? कैन यू हियर मी? देखिए देखिए रोहित भाई, इसमें बात ये है कि इलेक्शन तो जो इलेक्शन कैंपेन होती है पाकिस्तान में, वो तो सारी इंडिया और हिंदुओं के एंटी इंडिया और एंटी हिंदू रिटोरिक पर बेस करती है, उसके कश्मीर पर बेस करती है। एक दूसरे से वो बाजी लेके जाने की कोशिश करते हैं कि कौन ज्यादा इंडिया के खिलाफ तकरीरें करेगा, कौन ज्यादा नफरत फैलाने में कामयाब होगा इंडिया के खिलाफ। तो वो इलेक्शन में जो है वो मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट की उसको आशीर्वाद हासिल हो। दूसरी चीज ये है कि पाकिस्तान और इंडिया में तो इलेक्शंस हर 3 4 साल 5 साल के बाद होते हैं। तो उसको इलेक्शन से रिलेट करना तो नॉनसेंस है। अभी जो इलेक्शन हुए हैं, पिछले जो इलेक्शन हुए थे जिसमें यूपी के मुसलमानों ने भी योगी आदित्यनाथ को वोट दिए हैं, तो वो कौन सा क्या वजह है उसकी? उसकी वजह ये है कि इंडिया में तरक्की हो रही है, मुसलमान भी देख रहा है, उसका फायदा उठा रहा है, हिंदू भी फायदा उठा रहा है, सिख भी फायदा उठा रहा है, क्रिश्चियन भी फायदा उठा रहा है, दलित भी फायदा उठा रहा है। तो ये पाकिस्तान की ये आदत है कि कोई भी चीज हो उसको कम्युनल रंग देना। नफरत की बुनियाद पे मुल्क कायम हुआ था, नफरत की बुनियाद पे मुल्क को चलाया गया है, और उसी नफरत की आग में आग पाकिस्तान जल रहा है, और उसी नफरत की आग में ये जलकर भस्म हो जाएगा पाकिस्तान। राइट सर, एक चीज और कि ये चीज तो चलो मैंने मान ली, एन मास वोटिंग हो रही है प्राइम मिनिस्टर मोदी के फेवर में, मुस्लिम्स कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे मुस्लिम्स ऐसे भी हैं जो कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को बिल्कुल पसंद नहीं करते। कुछ 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 सेगमेंट्स में, चाहे पसमानदा मुस्लिम्स हो या वुमेन हो, जिनको ये लग रहा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी उनकी हेल्प कर सकते हैं, लेकिन एक मेजर सेगमेंट ये भी है जो कि सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो क्या आप ये बोल सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी इज पॉपुलर विद इन मुस्लिम्स? नहीं, बात ये नहीं है कि पसमानदा मुसलमान जो है वो मोदी को सपोर्ट नहीं करते। मोदी को पढ़ा लिखा जो मुसलमानों में एक खास तबका है, शोले फिल्म जिन्होंने लिखी, वो भी तो सपोर्ट नहीं ना करते। और सिर्फ मुसलमानों में नहीं, हिंदुओं में भी हैं। जैसे आपके राहुल गांधी साहब जो है, उन्होंने मोदी जी को देख के तो दाढ़ी भी रख ली है अब, और वो चाह रहे हैं कि लोग जो है वो उनकी दाढ़ी देख के तो ये समझें कि वो शायद हिंदुस्तान के नेक्स्ट प्रधानमंत्री बन सकते हैं। तो राहुल गांधी भी तो मोदी के खिलाफ है। बेशुमार कम्युनिस्ट पार्टी भी हिंदुओं की जमात है जो मोदी जी के खिलाफ है। लेकिन हम इन छोटे छोटे ग्रुप्स की बात नहीं कर रहे, हम तो एक जनरल पॉपुलेशन का जो ट्रेंड है उसकी बात कर रहे हैं। उसमें मुसलमान, हिंदू, सिख सारे शामिल हैं। मैं आपको बताऊं कि बंगाल में कम्युनिस्टों ने भी बीजेपी को इस दफा, जो कम्युनिस्टों के सपोर्टर थे, वर्कर नीचे लेवल के, उन्होंने भी बीजेपी को वोट दिया कि किसी तरह ममता बनर्जी से जान छूटे। तो कहने का मकसद ये है कि जाहिर है हर वक्त जो है वो 100% जो है वो सपोर्ट को किसी को भी नहीं मिलती। पैगंबरों को भी नहीं मिली। हजरत मोहम्मद जो थे वो पैगंबर उनको कहा जाता है इस्लाम का, तो मक्के और मदीना में भी उनको जब तबलीग उन्होंने शुरू की तो 100% तो उनको भी नहीं मिली। जीसस क्राइस्ट को भी 100% तो सपोर्ट नहीं मिली। मूसा को भी 100% सपोर्ट नहीं मिली। तो 100% सपोर्ट जो है वो तो सिर्फ भगवान ही क्लेम कर सकता है, क्योंकि सारे लोग जब मुसीबत में होते हैं तो भगवान को या अल्लाह को याद करते हैं। तो इसलिए ये कहना है कि मोदी जी को मुसलमानों के कुछ पॉकेट्स में सपोर्ट नहीं है, मैं नहीं समझता कि ये कोई इस बात की दलील है कि मोदी जी पॉपुलर नहीं है। जब तक अवैसी जैसे जो है लोग मौजूद हैं जो मुसलमानों को चैन से नहीं बैठने दे रहे, जो मुसलमानों को भारत के मेन स्ट्रीम का हिस्सा बनने से रुकावट पैदा कर रहे हैं, जब तक ऐसे लोग मौजूद हैं 100% कंसेंसस तो नहीं हो सकता। सर, एक एक चीज जो हीना रब्बानी ने बोली वो ये कि वी नो अबाउट द डेमोलिशन ऑफ राना अयूब्स हाउस। राना अयूब का घर तोड़ा जा रहा है, ऐसा हमें पता है। हीना रब्बानी बोल रही है इंडिया की एक जर्नलिस्ट के बारे में। वैसे इंडिया के पास एक सॉलिड जवाब है कि हमें भी पता है कि आपके जर्नलिस्ट कीनिया में मारे जाते हैं, और कौन उन्हें मारता है, उसके पीछे कौन होता है, बट स्टिल राणा अयूब का घर नहीं तोड़ा जा रहा है।
ऐसी कोई खबर नहीं है। राणा अय्यूब ने खुद कभी क्लेम नहीं किया, ना म्युनिसिपैलिटी ने क्लेम किया। ये झूठ हिना रब्बानी डावोस में बोल रही थी। वो पहली चीज, ये झूठ बोलने वाली कौन होती है, और अगर हम तोड़ भी रहे हैं तो हमारे इंटरनल लॉस के हिसाब से होगा। हु इज शी टू इंटरफेयर? देखिए जी, राणा अय्यूब को सबसे पहले तो ये कि एक गलत बयानी करने पर हिना रब्बानी के घर करोड़ों रुपए का हर्जाने का दावा करना चाहिए। हिना रब्बानी को सू करना चाहिए और डाइवोर्स में जाके सू करना चाहिए जहां उसने ये खराफात बकी हैं। दूसरी बात ये है कि देखें, अगर एक मस्जिद है, उसका काम है वहां पे लोगों को फलाह, जब आप अजान देते हैं ना तो उसमें एक जुमला आता है, हैया लल फलाह, हैया लल फलाह। उसका मतलब उर्दू में या हिंदी में है कि फलाह की तरफ आओ, वेलफेयर की तरफ आओ। तो जब एक मस्जिद का मकसद ये है कि वहां पे अजान दे के लोगों को फलाह की तरफ बुलाया जाए, और वहां पे फिर जो अमाम है वो वहां आतंकवादियों को पनाह दे, और वहां पे वो कम्युनल वायलेंस को हवा दे, तो फिर उस मस्जिद को अगर वहां से उस पे के खिलाफ एक्शन होता है, तो वो एक्शन इस्लाम के खिलाफ तो नहीं हो रहा या मुसलमानों के खिलाफ तो नहीं हो रहा। वो एक्शन तो उस पर्टिकुलर मौलवी या उस पर्टिकुलर जगह के खिलाफ हो रहा है जिसको आपने मस्जिद के मर्तबे से गिराकर दहशतगर्दी और आतंकवाद का अड्डा बना दिया है। जैसे माजी में हिंदुस्तान में मसाले मौजूद है दूसरी इबादत गाहों की, जहां दहशतगर्द जाकर छुप गए थे, आपको याद होगा 84 में, जहां दहशतगर्द जाकर छुप गए। फिर इंदिरा गांधी ने कहा कि ये अब मंदिर मंदिर नहीं रहा, ये गुरुद्वारा गुरुद्वारा नहीं रहा, ये तो अब दहशतगर्दों का अड्डा है। इसको दोबारा गुरुद्वारे की शक्ल में लाने के लिए, दोबारा मंदिर की शक्ल में लाने के लिए यहाँ मिलिट्री एक्शन जरूरी है। इसी तरह अगर कोई मस्जिद जो है वो दहशतगर्दी का अड्डा बन जाए, तो फिर उस मस्जिद में मिलिट्री एक्शन या सरकार को एक्शन लेना पड़ेगा, ताकि उस मस्जिद के अंदर से गंद को बाहर निकाला जाए और उस मस्जिद को दोबारा एक पुरअमन इबादतगाह की शक्ल दी जाए। कॉमन सेंस है। हम तो पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जब आजादी हासिल करेंगे, तो जो मौलवी या जो इमाम नफरत की बुनियाद पे खुतबात देगा और फलाह की बात नहीं करेगा, उसको उठा के मैं जेल में डाल दूंगा। राइट सर। अच्छा सर, एक चीज और, यही राणा अय्यूब हैं जिन्होंने ये भी बोला कि हम मोदी में एक पार्टनर नहीं देखते। अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली, एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर के अंडर ये काम कर रही हैं जिस प्राइम मिनिस्टर की मां के लिए साड़ी लेके पहुंचे थे नरेंद्र मोदी। तो अगर पार्टनर नहीं देखते तो वो साड़ी क्यों ली गई थी? पार्टनर नहीं देखते तो ना देखें, उससे हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना। भारत तो जा रहा है तरक्की की तरफ, कोई पार्टनर नहीं बनता तो ना बने, किसी और के साथ पार्टनर बन जाए, वो कोई टेंशन हम नहीं है, मुझे कोई टेंशन नहीं है। जिसका मर्जी पार्टनर बन जाओ भाई, कोई टेंशन नहीं। हाँ, सही बात, सही बात। हमारा एक बिल्कुल देखिए। ही सीईओ हमारा एक ही है, चीफ हम्म। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हमारा एक ही सीईओ है, उसका नाम है मोदी। जिसने आना है वो आके जुड़े तरक्की के साथ, अपना पैबंद लगा के वो भी तरक्की करे। तो जिसने नहीं बनना पार्टनर वो ना बने। वो लोगों के बहुत बड़े पार्टनरशिप के कंसर्न्स होते हैं। कोई एक छोटी सी अपनी दुकान भी बीच में मोहल्ले में खोल लेता है, खोल ले, फिर उतना ही उसको भी रेवेन्यू आएगा जितना उस मोहल्ले की दुकान को आता है, उतना ही फायदा होगा। जी, सही बात है सर। तो हीना रवानी, आप वेयर डू यू सी द इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस गोइंग? कैसे कैसे आपको लग रहा है इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस जाएंगे? और साथ में इसमें जम्मू एंड कश्मीर का, पाकिस्तानी साइड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में क्या डेवलपमेंट्स हैं, अगर आप ये भी हमें बता पाए तो। थोड़ी डेवलपमेंट्स आपके पास देखिए, ज्यादा खबर होती है, आप वहां पहली के सबसे बात बड़े लीडर पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के ताल्लुकात हैं। ठीक होने का टाइम मेरे कैलकुलेशन के मुताबिक गुजर चुका है। देखें, अब तो पाकिस्तान मर रहा है। अब तो जो है इसका अंतिम संस्कार होने जा रहा है, ये मर रहा है। बलोचों ने परसों जो है वो 10 पाकिस्तानी फौजी मारे हैं बलूचिस्तान में, जो बम धमाका किया बुलान में ट्रेन पे। तो उसके बाद फिर 4 मारे हैं बीएलएफ वालों ने। तो इसी तरह से टीटीपी वाले भी जो है वो मार रहे हैं उनको। फिर सिंध में आपने देखा होगा 4 दिन पहले कितने बड़े बड़े मुजाहरे हुए हैं जिसपे रेंजर्स ने गोली चलाई है एक शख्स।
उसमें शहीद भी हुआ है। तो पाकिस्तान तो जा रहा है, और ताल्लुकात अगर पूछे कि पहले कैसे बेहतर हो सकते थे, तो हाँ, उसका जवाब ये है कि तब बेहतर हो सकते थे अगर पाकिस्तान के अंदर कोई स्टेट्समैनशिप टाइप लीडरशिप होती जो बैठ के कहती कि हाँ, ये 22 अक्टूबर 1947 को जो मोहम्मद अली जिन्ना और लियाकत अली खान और जनरल अकबर की क्यादत में और अंग्रेजों की क्यादत में जो ये हमला हुआ हिंदुस्तान पे, जिसकी वजह से कश्मीर के टुकड़े हुए, ये हमला गलत था, और हम अपनी फौजें निकालने के लिए हिंदुस्तान से मुज़ाकरात कर रहे हैं, और उन मुज़ाकरात के नतीजे में हम POJK और गिलगित बल्तिस्तान रियासत जम्मू कश्मीर को वापस कर रहे हैं। तो फिर मैं समझता हूँ पाकिस्तान बच भी जाता, और पाकिस्तान के भारत के साथ अच्छे ताल्लुकात होते, तजारत होती, सारा कुछ होता, और वो खुशहाल मुल्क होता। लेकिन ये मुमकिन नहीं है, ये हमारी खुशफहमी है, ये जो है ना, हकीकत में ऐसा हो नहीं सकता था, क्योंकि पाकिस्तान का वजूद ही हिंदू से नफरत है। तो जब तक ये मुल्क खत्म नहीं होगा, इसकी बुनियाद जो है जिस चीज पे कायम है, उस बुनियाद को हम खत्म नहीं कर सकते। नंबर दो, कि मैंने अभी पीछे बयान दिया कि पाकिस्तानी फौज जो है वो हथियार डाल दे POJK में और गिलगित बल्तिस्तान। आप यकीन माने लाखों व्यूज हैं उन वीडियोस के, जो एशियन न्यूज इंटरनेशनल ने, ANI ने भी जारी की, और वहां से तमाम इंडिया के चैनल्स ने उसको लिफ्ट किया कि डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा कह रहा है कि इंडिया एक नया इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर तैयार करे, जिस पर पाकिस्तान जो है वो दस्तखत करे और हथियार डाले। 1971 में जिस तरह बांग्लादेश में इन्होंने हथियार डाले, वो वक्त नजदीक आ रहा है। आपको पता है कि मैं अक्सर जो है ऐसी बात करता हूं जो बाद में सही साबित होती है। उसकी वजह ये नहीं है कि मेरे पास कोई क्रिस्टल बॉल है, या मेरा कोई ऊपर के डिवाइन सोर्स से कोई मेरा डायरेक्ट लिंक है। उसकी वजह ये है कि मेरा एक्सपीरियंस, जो पॉलिटिकल एक्सपीरियंस है, वो मुझे दिखाता है कि आगे क्या इम्कानात होने जा रहे हैं। और इस वक्त जो इम्कानात हैं वो यही हैं कि पाकिस्तान आर्मी को सरेंडर करना पड़ेगा। बिलावल भुट्टो ने आज स्टेटमेंट जारी की है, उसने कहा कि हम अफगानिस्तान के अंदर कोई स्ट्राइक करने का इरादा नहीं रखते हो। तुम इरादा नहीं रखते, तुम्हारे पास ताकत ही नहीं है करने की। तुम्हें पता है कि तुमने किया तो तुम्हारा बुरकुस निकाल देगा अफगान तालिबान। तो बात ये कि दिस इज गोइंग कंसर्न, खत्म हो चुका है, कहानी मुक गई है जी। राइट। मतलब तालिबान से भिड़ने की हिम्मत नहीं है, और तालिबान इनको अच्छा अच्छा झटका दे सकता है। सर, फाइनली पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में क्या पोजीशन है, और वहां पे जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं, जो लोग मोदी जी से मांग रहे थे कि आप आके हमें हेल्प कीजिए, क्या पोजीशन है वहां की सर? देखें, मुझे डेली बेसिस पे लोग चिट्ठियां लिखते हैं, यानी ये जो इलेक्ट्रॉनिक चिट्ठी होती है थ्रू व्हाट्सएप, सोशल मीडिया, और कहते हैं डॉक्टर साहब हमारा पैगाम मोदी जी को पहुंचाएं, हम इंडिया में शामिल होने के लिए तैयार हैं। और अब तो सोशल मीडिया और मेरी जो थोड़ी बहुत मेहनत है, उसकी वजह से POJK और POGP के लोग समझ चुके हैं कि तारीख क्या है, इतिहास में असल हकायक क्या है, यूनाइटेड नेशन की करारदादें क्या कहती हैं, यूनाइटेड नेशन कमीशन फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान की रिपोर्ट्स क्या कहती हैं। वो सब उनको अब क्लियर होता चला जा रहा है। और लोग, अब मैं आपको बताऊं, सैकड़ों की तादाद में यूथ जो है हर शहर से POJK के, वो हमें ज्वाइन कर रहा है। वो कह रहा है डॉक्टर साहब हम आपके साथ हैं, आप हमारे लिए जदोजहद कर रहे हैं, हम आपके साथ हैं, और हमें ये बताएं हम कब तक इंडिया में शामिल हो। ये इस किस्म की अब माइंडसेट जो है वहां पे यूज की है, लेकिन ओपनली वो नहीं कह सकते। अब आज हमारा पेपर जो है 22 अक्टूबर जो है, 22 अक्टूबर का इंग्लिश वर्जन जो है पेपर का, आज वो रिलीज होने वाला है। आज तैयार हो रहा है, कल संडे है, संडे को रिलीज होगा। उसमें हम लेटर छाप रहे हैं। लड़के ने लेटर लिखा, उसने कहा जी मेरा फोटो भी लगाएं बीच में, मार दें मुझे बेशक, लेकिन छापें ये, हम इंडिया के साथ जाना चाहते हैं। उसने मोदी जी को अपील की, वो हम छाप रहे हैं। तो मतलब है, जनरली स्पीकिंग इस वक्त अभी भी लोग ओपनली ये नहीं कह रहे कि हमने इंडिया के साथ जाना है, क्योंकि अरेस्ट हो जाएंगे, मारे जाएंगे। अभी गिलगित में एक लड़के को अरेस्ट कर लिया है उसने, सराज उसका नाम है, सराज शगरी। उसको अरेस्ट कर लिया कि उसने सोशल मीडिया पे पाकिस्तानी फौजी जर्नैलों के खिलाफ कोई कमेंट किया, और उसके ऊपर उन्होंने ट्रीजन का केस लगा दिया, 19 साल का लड़का। तो इन ये हालात हैं, लेकिन लोग तैयार हैं जी।
राइट सर। एक 19 साल के लड़के को अरेस्ट कर लिया क्योंकि फौजी जर्नैलों पे कमेंट कर दिया था, और बोला जाता है कि इंडिया में गोदी मीडिया है और इंडिया में आजादी नहीं बोलने की। ये भी सोचने वाली बात है, उनके लिए भी सोचने वाली बात है जो इंडिया में बैठ करके ऐसी बातें बोलते हैं। हाँ, हालांकि स्कोप हमेशा होता है इंप्रूवमेंट का, लेकिन ये कमेंट कि इंडिया में आजादी नहीं है बोलने की, ये बात पाकिस्तान पकड़ के 10 जगह बोलता है, और इसी पे वो यूएन की कमीशंस की रिपोर्ट्स आती है, यूएस की रिपोर्ट्स आती है। तो ऐसे भी ये भी जरूरी है ये देखना भी कि बाहर की कंट्रीज में कितनी आजादी है। आजादी तो हमेशा रिलेटिव होती है ना, आजादी कभी भी अपने आप में कंप्लीट नहीं होती। दूसरे कंट्री में कितनी आजादी है उसी से रिलेटिव में आप पता लगाते हैं, हाँ मेरे पास ज्यादा है या कम है। तो ये देखना भी जरूरी है कि दूसरे कंट्रीज में कितनी है, क्या अमेरिका में कितनी है और इंडिया में कितनी है और पाकिस्तान में कितनी है। थैंक्स अ लॉट हमजा सर फॉर ज्वाइनिंग अस, और उम्मीद है एक डिस्कशन और आपके साथ जल्दी करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद सर। जय हिंद।